नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतव्रतम और मेरे दोनों सहयोगी डिम्पी कालरा और सृष्टि शर्मा अभी बस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे आपके साथ। कल हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक की बदौलत निफ्टी ने 24,100 का लेवल होल्ड किया, हल्की सी गिरावट रही, लेकिन आज फिर से एचडीएफसी बैंक ही फोकस में रहेगा और बाजार को कहीं न कहीं दिशा देने का काम भी करेगा, क्योंकि एफआईआईज की जो होल्डिंग वो चली गई है 55% के नीचे और उम्मीद ये की जा रही है कि एमएससीआई का जो एडजस्टमेंट होने वाला है उसमें बड़ा निवेश आएगा एचडीएफसी बैंक में और कहीं न कहीं ये बाजार को भी ऊपर खींचने का काम करता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका में लिस्टेड अगर एडीआर की बात करें 4.5% की बड़ी तेजी, तो ऑलरेडी क्यूज आ चुके हैं कि आज एचडीएफसी बैंक की शुरुआत कैसी होने वाली है। नुवामा रिसर्च ने कहा है कि एमएससीआई के एडजस्टमेंट से पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर हो सकता है कि 1900 रुपए का स्तर भी दिखा दे। 1700 रुपए तो आ गया है, महीने भर में 10% चल चुका है एचडीएफसी बैंक, तो आप तैयार रहिए। आज फिर से एचडीएफसी बैंक के लिहाज से एक बढ़िया सत्र के लिए और कहां पर फोकस होगा, आज बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे, 4 विंडो आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो डाउ में कल निचले स्तर से हमने बढ़िया रिकवरी देखी है, करीब 250 अंकों के आसपास की 162 अंक ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ है। नेस्डेक की बात करें, एसएनपी की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये दोनों के दोनों इंडेक्स जाकर बंद हुए हैं, तो संकेत ठीक ठाक है अमेरिकी बाजार से। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, हम वहां पर तेजी देख रहे हैं 24,330 के आसपास से गिफ्ट निफ्टी। हांगकांग के बाजार में, जापान के बाजार में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि आपको हमने बताया कि एफआईआईज की होल्डिंग है 55% के नीचे है, एडीआर 4.5% भागा है। आज फिर से लीडरशिप की भूमिका में रहेगा एचडीएफसी बैंक और देखते हैं कि किस तरह की चाल यहां पर देखने को मिलती है। कल 1720 रुपए के ऊपर जाकर सस्टेन किया और निफ्टी बैंक का इकलौता ये शेयर रहा जहां पर हमने तेजी देखी, तो ये कह सकते हैं कि अकेले कहीं ना कहीं बाजार को खींचने का काम कर रहा था। 11 वर्सेस 1 कल ये समीकरण रहा निफ्टी बैंक का। डीमार्ट का कमजोर बिजनेस अपडेट आया है, B2 रिटेल का, आईईएक्स का अच्छा बिजनेस अपडेट आया है। आईईएक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है उसमें बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला है और आज प्राइमरी मार्केट का भी एक्शन आज रहेगा काफी ज्यादा। बंसल वायर का, एमक्योर फार्मा का आईपीओ आज से खुलेगा और व्रज आयरन एंड स्टील की लिस्टिंग आज होगी। इशू साइज छोटा था, सब्सक्रिप्शन रहा था दमदार, आपको लिस्टिंग गेन की पूरी उम्मीद है। लिस्टिंग गेन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं कि ये 20% होता है कि 30% होता है या फिर कितना होता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपको इसमें पैसे लगाने की हमने सलाह दी थी और एक आपके लिए ये मौका खुला था बाजार में। तो ये रहे 4 बड़े संकेत। कल 24,100 के ऊपर हमने होल्ड किया, लेकिन आज फिर से अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ही फोकस में रहेगा। निफ्टी बैंक की बात करें 28% का वेटेज है, निफ्टी की बात करें 12% का वेटेज है और अगर हम एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो भारत का जो टोटल वेट है वो है करीब 19-20% के आसपास का और एचडीएफसी बैंक का उसमें है करीब 3.5% के आसपास का। माना यह जा रहा है कि ये डबल हो सकता है, 7% के ऊपर जा सकता है और इसके चलते बड़ा निवेश आते हुए दिखेगा। तो चलिए, हमारे सहयोगी तैयार हैं, डिम्पी कालरा और सृष्टि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक से ही जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं हरक्यूलिस एडवाइजर्स के आदित्य शाह भी एचडीएफसी बैंक पर चर्चा करने के लिए और आपको आगे की रणनीति बताने के लिए। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है एफआईआईज की होल्डिंग का घट जाना और फिर ये उम्मीद की एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स में फिर वेटेज बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक का बड़ा निवेश आएगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे 2-3 साल से, तो उसकी वजह से एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम होती जा रही थी और उसकी वजह से थोड़ा आउटफ्लो हो रहा था शेयर्स में। तो अब ये जो एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है जो एचडीएफसी बैंक में वो कम हो गई है। अब इससे एमएससीआई इंडेक्स जो है उसमें इनफ्लोज आने की उम्मीद है $2 से $3 बिलियन की। तो ये पॉजिटिव है शेयर के लिए। शेयर में जो एफआईआई आउटफ्लो हो रहा था वो अब थम जाएगा और अब आगे जाके अच्छी न्यूज रहेगी बैंक के लिए कि अब शेयर थोड़ा रिकवर होगा और ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। अब ऑल आइज ऑन एचडीएफसी बैंक कि इस क्वार्टर के रिजल्ट में वो अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो अगर अच्छे से बढ़ा पाएंगे तो मेरे हिसाब से स्टॉक 2000 के ऊपर भी जा सकता है।
जितने स्टॉक्स 2000 के ऊपर जा सकता है, मेरे को सिर्फ आपसे ये समझना है ये इमीडिएट इम्पैक्ट होगा या फिर ये धीरे धीरे करके होगा? क्योंकि सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि रिटेल HDFC को नहीं चला सकता, इसमें इंस्टीट्यूशनल फंड्स चाहिए होता है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी FIs इंडिया के अंदर एज अ लॉन्ग पोजीशन 82% लेके माल बैठा है, और DIs के पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में HDFC बैंक है पोर्टफोलियोज़ के पास भी। तो ये एक साथ हो सकता है 2000, यानी कि कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ आएगा, या फिर इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा? देखिए क्या होगा कि मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन है, तो ये जो न्यूज़ है वो आज ही डिस्काउंट हो जाएगी, पर MSCI के जो क्लोज हैं वो थोड़े लैग के साथ आएंगे। जब MSCI डिक्लेयर करेगा तो थोड़े लैग से आएंगे। आज की न्यूज़ प्ले आउट हो जाएगी, उसके बाद अगले 15 से 20 दिन में HDFC बैंक का रिजल्ट भी आएगा, और उस रिजल्ट में अगर HDFC बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट ना भी आए, पर HDFC बैंक अगर दिखाए मार्केट को कि अब जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो गई है और अब बैंक आगे बढ़ रहा है और शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से आराम से 2000 क्रॉस कर जाएगा। सो अब ये अगले 15-20 दिन की बात है। अगर इम्प्रूवमेंट आया तो अच्छे से शेयर प्राइस भाग जाएगा, और दूसरी बात आज ही डिस्काउंट करेगा मार्केट के ये जो MSCI का इनफ्लोज है उसी की वजह से ऊपर जाएगा शेयर आज। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमको ये गाइड कर दिया कि 2000 की तरफ जा सकता है, आप ये गाइड कर रहे हैं कि ठीक है जो इमीडिएट इम्पैक्ट है आज खबर का वो आएगा, लेकिन जो MSCI का फंड्स है वो धीरे धीरे कर लैग होके आएगा। तीसरी आप खबर बता रहे हैं कि अभी तो एक खबर के अंदर तेज़ी होना बाकी है, यानी कहने का मतलब कि अभी HDFC और चल सकता है। तो कुल मिला के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने हमको अच्छे से नोटिस करवा दिए। खबर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हमने वेटेज कैसे कैसे चला, उसकी इंडेक्स में वेटेज कितनी है, और उसके प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, FIs होल्डिंग कितनी है, ये सब के सब ग्राफिक्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। आप इसका खूब आनंद लीजिएगा, देखिएगा, आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारा रिसर्च तो हमारे रिसर्च वालों ने ही करके आपको दे दी है। इस पर हम और भी चर्चा करते रहेंगे आगे, क्योंकि आज तो HDFC लेड रैली हो सकती है, और ये बात भी कल हमने नोटिस की थी कि बैंक निफ्टी के अंदर जब अनवाइंडिंग थी तो HDFC इकलौता खड़ा हुआ था। आगे बढ़े, दूसरा अहम ट्रिगर भी है मार्केट के पास। मैं आज थोड़ा सा लीक को हट के आपके सामने सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार में अगर आप ग्लोबल देखेंगे ना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो इसलिए इम्पैक्ट किसका आ रहा है? जैसे HDFC का आएगा। जैसे अभी मानसून की खबर आई है, खबर यह है कि मानसून 6 बिफोर है, यानी कि कई बार आपको होता है ना कि आपको जब टाइम पे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब खबर यह है कि आज भी कई जगहों पर बारिश होगी। एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ कहाँ पे आज भी बारिश हो सकती है। दिल्ली के अंदर टिपिकली मॉनसून आता है 28 से 30 तारीख के आसपास, लेकिन उससे पहले भी हम एक राउंड का शावर देख चुके हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा शावर था जब जून के अंदर रिकॉर्ड टूटा, करीब 80 साल पुराना। तो एक पॉइंट ये भी है कि बारिश और तेज़ी से बढ़ेगी। मेरे सहयोगी अभिषेक ने इसके बारे में और स्टडी की हुई है, जरा आपको वो और बता देंगे कि इस समय का क्या IMD का अलर्ट आया है और साथ ही IMD क्या कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट के साथ। बिल्कुल डिम्पी, जून में जो बारिश हुई थी वो सामान्य से कम हुई थी, और पिछले 7 साल में ये सबसे कम बारिश थी, लेकिन IMD ने पहले ही कह दिया था कि जुलाई में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तो उम्मीद करके हम यही चलेंगे कि जो IMD ने कहा है उसके ऊपर हम देखेंगे बारिश होते हुए। हालांकि पूरे देश में मानसून पहुंच गया है। 8 तारीख जो 8 जुलाई ये अमूमन ये तारीख होती है जब पूरे देश में रेनफॉल पहुंच जाता है, पूरे देश को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार 2 जुलाई को ही ऐसा हो गया। हालांकि बारिश कम हुई है, ये चीज़ ज़रूर नोटिस करने वाली होगी, लेकिन आज के लिए यानी कि बुधवार के लिए IMD ने अलर्ट दिया है। 17 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है, उसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां पे हम बैठे हैं ये भी राज्य शामिल है, और इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम इलाके आज शामिल हैं जिसमें कि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे कि गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ की हम देखने की तस्वीरें आ रही हैं। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ है और 11 लाख लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं असम के चलते क्या होगा कि बंधन बैंक को आज फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि बंधन बैंक के पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा असम में भी है। वहाँ पर वो लोन डिसबर्समेंट करते हैं, माइक्रो लोन्स भी डिसबर्स करते रहे, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उसमें फोकस में रहेगा। 45 लोगों की मौत की भी दुखद खबर है और करीब 100 गांव डूब गए हैं पानी में। तो ये मॉनसून से जुड़ा कुछ अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि आज HDFC बैंक फिर से पुश करने की कोशिश करेगा आज
निफ्टी को, क्योंकि एडीआर 4% ऊपर बंद हुआ है। कल हमने देखा एचडीएफसी बैंक ने बड़ा तगड़ा सपोर्ट दिया बाजार को और वो सपोर्ट कंटिन्यूड है पिछले एक महीने से। आज के लिए एक बार जरा पहले एफआईडीआई के जरा आंकड़े समझ लेते हैं कि होल्डिंग किस तरह की है। डिम्पी, ये 80% के ऊपर चली गई थी, 83%। थोड़ी सी चिंता की बात भी थी कि शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए तो बाजार का मूड थोड़ा खराब होगा। बताइए कि होल्डिंग आज के लिए किस तरह की हो और क्या संकेत मिल रहे हैं वहां से? ये किसी भी तरह का होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। करीब 82% के आसपास की एफआईज की होल्डिंग जस की तस है। कल 2000 करोड़ रुपए की कैश में उनकी बिकवाली हुई, ऑप्शंस में भी उन्होंने कल माल बेचा करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का। हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कल के मार्केट को देखने के बाद कि होल्डिंग में कोई मेजर कमी नहीं आएगी, इसलिए कल मैं मीटिंग में भी ये बात पॉइंट उठाया कि 2000 करोड़ भले कैश में सेलिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। ये लॉन्ग होल्डिंग्स की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, लॉन्ग होल्डिंग की इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बाजार के अंदर वो कितने हद तक गए हुए हैं, ये आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। आप कैश चेक करोगे, आप अलग अलग कंपोनेंट चेक करोगे ना, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कंसोलिडेशन रिजल्ट्स कितना आया। जैसे मैं आपके मार्क्स बता दूं, आपके एसएसटी में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ आप कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो कि नहीं हो? एक सब्जेक्ट से कैसे पता लगेगा? इसलिए समग्रता से देखना बहुत ज़रूरी होता है। टिपिकली एफआईज के नंबर, उसमें 3 चीज़ें ज़रूर देखा कीजिए। पहला, इंडेक्स का ऑप्शंस, उसमें नंबर क्या आ रहा है। दूसरा, एफआईज का कैश का नंबर। और तीसरा, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या कहते हैं, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट कितना भी मार्केट के अंदर है। ये 3 चीज़ें अगर आप मोटा मोटी जज कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। ऑप्शंस में भी ऑप्शन चेन जरूरी देखनी चाहिए। खैर एनी हाउ, मैं इस सब पे एकेडमिक्स पे थोड़ा बाहर निकल के एक पॉइंट और रख देता हूँ आपके सामने कि डीआईज के अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। वो करीब 38% पे है। रिटेल के पास किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, वो करीब 34% पे है। तो जस्ट का तस एज इट इज चल रहा है। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैसा फ्लो हो भी रहा है मार्केट के अंदर, मान लीजिए हेजिंग भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लो कल एग्जाम्पल के लिए हम मान लो एफआईज ने एचडीएफसी को रखा लेकिन उन्होंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। मान लो कल किसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट करा लेकिन एचडीएफसी को होल्ड कर दिया। तो कुछ इस तरह से हो रही है हेजिंग। इसको कहते हैं हेजिंग, स्टॉक्स टू स्टॉक्स, इंडेक्स टू इंडेक्स, पीयर टू पीयर, सेक्टर टू सेक्टर, थेमेटिक टू थेमिक, कॉन्ट्रा टू कॉन्ट्रा। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से हेजिंग हो सकती है। वो सब के सब चीज़ें मार्केट के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि कल ना मैंने ओआई भी चेक किया निफ्टी का कि भाई जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो इसका ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 0.09% का मेरे को ओआई दिखा, जो कि बेहद 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 कम होता है। यानी कि कल मार्केट के अंदर एक्चुअली में बाइंग नहीं हो रही थी। जो भी पैसा लग रहा था, आ रहा था या हो भी रहा था, व्हाटएवर जो भी हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसमेंट्स हो रही थी, ताकि इंडेक्स मैनेजमेंट, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं, वो एक इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर का एक पार्ट था, बस और कुछ नहीं था। ना ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, ना ही लॉन्ग पोजीशंस एडिशंस है, और ऊपर से आप देखेंगे 2000 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग है। तो आखिरकार कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चर्निंग हो रही है। एक हाथ से दे रहा हूँ, दूसरे हाथ से ले रहा हूँ, एक हाथ से दे रहा हूँ, दूसरे हाथ से ले रहा हूँ। फिलहाल तो यही हो रहा है, लेकिन आज एचडीएफसी इस धुरी को तोड़ सकता है। देखते हैं एचडीएफसी कितने गैप के साथ खोलता है। अगर गैप के साथ मान लीजिए खोल भी देता है तो फिर टिकाता कितना है। तो ये सब चीज़ें आज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी देखने के लिए। कुल मिला के आज और सब नंबर की भी इंपॉर्टेंस है, बट एचडीएफसी की अपनी भी इंपॉर्टेंस बहुत है। बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस है। निफ्टी बैंक में 28-29% का वेटेज, निफ्टी की बात करें तो 12% का वेटेज। तो अगर एचडीएफसी बैंक चलता है, बाजार को भी साथ में चलाएगा। एडीआर संकेत दे रहा है कि हाँ चलेगा। 4.5% एडीआर ऊपर बंद हुआ है अमेरिका में। तो डिम्पी, निफ्टी में कल हमने देखा 24,100 के ऊपर की क्लोजिंग रही और उसका पूरा का पूरा श्रेय एचडीएफसी बैंक को ही जाता है। अकलौता था निफ्टी बैंक में जो कि चल रहा था। आज आप चाल क्या देख रहे हैं निफ्टी की, और लेवल्स क्या देख रहे हैं? और ये बताइए कि किसी को अगर नया लॉन्ग करना है उसके लिए मौके हैं या फिर थोड़ा सा उसको इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि एचडीएफसी का ही पूरा श्रेय दे देना चाहिए कल के सेशन में। न केवल निफ्टी को, जिसमें 12% वेटेज है, करीब 25% वेटेज उसकी बैंक निफ्टी में भी है। तो एक्चुअली कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट टूट सकता था अगर एचडीएफसी कल नहीं खड़ा होता। तो क्या ये मार्केट के लोगों को पहले से पता हो सकता है कि क्या इस तरह के कुछ एक नंबर आएंगे या जो उनकी होल्डिंग्स ऐसी हो सकती है? यस, क्यों नहीं हो सकता? ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो गुप्त अवस्था के अंदर रखा जा सकता है। एक ऐसा नंबर है जिसकी कैलकुलेशंस की जा सकती है। जो आदमी चाहे, जो एचडीएफसी को ट्रैक करता है, जो फंड्स जो एचडीएफसी को ट्रैक करते हैं, वो ये भी ट्रैक करते हैं कि उन्होंने कब होल्डिंग घटाई, कब होल्डिंग घटी और इनका कितना पैसा किस किस जगह पर है। ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास इस तरह का नंबर्स होता है। तो एकाएक जब वो खबर आती है, वो कंपाइल होकर आपके पास आती है, क्योंकि हम सब उस चीज़ को नहीं देखते।
लेकिन इंस्टीट्यूशन देख रहा होता है, इंस्टीट्यूशन के पास बड़ा कवरेज है, बड़ा रिसर्च है, बड़ा पैनल है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से HDFC नहीं भी गिर रहा था और ज़ोर ज़ोर से पार्टिसिपेट कर रहा था। हम तो एक होस्ट के नाते सिर्फ इतना बता सकते हैं, देखिए HDFC चल रहा है और HDFC की वजह से ये हो रहा है, HDFC की ये वेटेज है, HDFC वो है, लेकिन अंदर आत्मा उसकी चेक करेंगे HDFC की, तो अंदर आत्मा तो ये थी ना जो इंस्टीट्यूशनल के पास न्यूज़ रहती है। तो इसलिए थोड़ी रिसर्च, थोड़ा डाटा के समझ और थोड़ा आजकल तो खैर थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना था, थोड़ा सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ होकर देखा जा सकता है। आप और मैं हो सकता है और कामों में भी व्यस्त होंगे, लेकिन जिनका काम सिर्फ HDFC को ट्रैक करना है उनको अच्छे से समझ रहती है। अब आते हैं आपके निफ्टी वाले पॉइंट्स पे कि निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनके पास भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस हैं, हमने कल भी कहा कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपकी मर्जी। कल निफ्टी कितना टूटा? 18 पॉइंट है, कितने का? 24,000 का। 24,000 का इंडेक्स और 18 पॉइंट टूटे, तो आपको पता है 0.10% भी नहीं बनता, यानी कि 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं कल टूटा। और हम बात कर रहे हैं कि बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर आया तो इसको थोड़ा डिप आना चाहिए। डिप कैसे आएगा? डिप कम से कम 500 पॉइंट पे आगे तो नोटिस होगा, वो डिप मार्केट आपको दे नहीं रहा, पहला पॉइंट। तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि 24,000 का बेस मार्केट ने बना लिया, क्योंकि 3 दिन हो गए 24,000 के ऊपर इसको टिकाए होने में। कल के निफ्टी के दायरे के अंदर एक चीज़ अच्छी हुई है, एक चीज़ बुरी हुई है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अच्छी क्या हुई है? अच्छी लेवल है कि मार्केट बार बार 24,000 के ऊपर टिक रहा है, कोई ना कोई नया सेक्टर आके मार्केट की हेल्प कर रहा है। जैसे कल IT आ गया, कल किसी को भी आइडिया नहीं था कि IT इस स्पीड से और इस तर्ज पे आके मार्केट की हेल्प कर सकता है, लेकिन उसने की, तो आज IT ने काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया। फिर आज HDFC की फिर से चर्निंग हो जाएगी, तो आज HDFC सपोर्ट कर जाएगा। और कल बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ कि बिल्डअप नहीं आ रहा, लोगों को खरीदने में हिचकिचाहट है, सिर्फ हमें नहीं, इंस्टीट्यूशन को भी हिचकिचाहट है, नहीं तो उसका ओपन इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ता। तो कल ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट था, OI 0.07% था। प्रीमियम्स हैं कुछ, ठीक है, वो मार्केट के अंदर रहते हैं, वैसे भी अर्ली सीरीज़ है तो प्रीमियम रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको करना क्या? अगर आपके पास पुरानी पोजीशंस हैं, माइंड इट, अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है तो आप 24,000 का और 23,800 का स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम में बने रहो। ये टिल बजट तक भी बने रह सकते हो आप, अगर ये नहीं लेवल टूटते तो। और आपका टारगेट बनेगा पहला 24,500, फिर 24,800। ठीक, अब आ जाते हैं जिनके पास पोजीशंस नहीं हैं, उनको ज़रूर वेट करना चाहिए। 24,000 या तो 23,800 के आसपास पोजीशंस लेंगे तो आपका रिस्क रेट काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अब आपको 23,800 पे ज़्यादा कंफर्ट आएगा, 24,000 पे थोड़ा कम, क्योंकि 24,000 आप 2-4 बार देख भी चुके हो, तो इसलिए। लेकिन फिर भी वेट करो डिप की, अगर नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या को छूट ही जाएगा ना, वो छोड़ने में ज़्यादा बुलाइए बजाय अपने प्रिंसिपल तोड़ने की। ये बात हमने कल परसों भी आपको नोटिस करवाई थी। अगला क्वेश्चन अगर आप मेरे से ये पूछने जा रहे हैं कि निफ्टी को शॉर्ट करें, तो उसका जवाब मैं ही दे देता हूँ कि निफ्टी का शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। 2 वजहों से, एक तो मोमेंटम काफ़ी फास्ट है, फिर एक बड़ा लीड आ रहा है। अच्छा, ये आज HDFC वाली खबर नहीं होती ना, मैं आपको फिर से बोलता कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा निफ्टी और ड्रैग मारेगा, और मारता भी। लेकिन हो गया क्या कि HDFC जैसा बड़ा प्लेयर जब सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ी फोर्स रोक देता है आपकी सेलिंग की, और थोड़ा डर भी पैदा कर देता है कि राजा तो भी जिंदा है, तो आप गेम में से आउट होने लगते हो फिर, तो कन्विक्शन भी लूज टूटता है सारी चीज़ों का, और कुछ नहीं है। तो आपको शॉर्ट नहीं करना, और वैसे भी पुट कॉल रेशियो भी अलाउ नहीं करता शॉर्ट करने के लिए। बात करें निफ्टी बैंक की, देखिए HDFC बैंक तो पूरे जोश में आज देखने को मिल सकता है, पर क्या निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस हाइस को जो है तोड़ने में कामयाब रह सकता है? और साथ ही जिनके पास लॉन्ग्स होंगे वो तो HDFC बैंक की खबर को लेकर काफी खुश भी होंगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको और कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है डिम्पी? सृष्टि का दोनों के सवाल को क्लब कर देता हूँ। आप HDFC बैंक के बारे में पूछ रहे हो और सृष्टि जो है निफ्टी बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही जैसे ही, एक ही पार्ट है। तो मैं दोनों के लेवल्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट, निफ्टी बैंक के अंदर अगर आज आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखिए, निफ्टी बैंक HDFC बैंक के साथ साथ और बैंकों का भी है। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ HDFC बैंक की बपौती है, ये और बैंकों का भी है। अगर HDFC बैंक का ही होता तो कल सिर्फ HDFC बैंक के चलने से भी रुक जाता, लेकिन एक्सिस, ICICI, कोटक, SBI, इन सब में गिरावट थी। एक और चीज़ आपको बता दें, देखिए कल हिडलबर्ग वाला एक मामला उठा जो कि कोटक से जुड़ गया था। आपको पता है कि झटके के अंदर कोटक को 3 से 4% का एक झटका लेना पड़ गया। इस तरह के न्यूज़ के लिए वो हैबिचुअल नहीं है अभी मार्केट। आप कोई भी नेगेटिव न्यूज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हो। बैंक के अंदर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट ज़्यादा डालेगी बजाय उस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे।
जैसे आज हो सकता है कि HDFC बैंक चले, लेकिन वो बैंक निफ्टी को चला के ले जाएगा, इस पे मेरा हल्का सा डाउट है। और बहुत बड़े लेवल तक ले जाएगा, इस पे भी मेरे को हल्का सा डाउट है। मान लो आज HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी चल भी जाता है, तो उसके बाद हल्का हल्का प्रेशर वापस और बैंक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो खबर और बैंकों के लिए नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप HDFC पे निजी तौर पर काम करना चाहते हैं तो वो गैप खोलेगा, तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मारेगा, तो आपसे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। तो मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ अपने आप को और अपने आंसर को। पहला, HDFC बैंक के मैं खुलते प्लस करूँगा, तो मेरा जवाब है ना, मैं उसको खुलते प्लस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर बनूंगा और मैं अपने आप को SIP मोड में ले आऊँगा, या तो मैं किसी डिप की वेट करूँगा। मेरे से 1700-1800 रुपये का HDFC या उससे ऊपर का HDFC अभी सीधा सीधा गैप के साथ खुलने पे बाय नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, मैं निफ्टी बैंक को खुलते ही बाय करूँगा, तो उसका जवाब भी है ना, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर आया। अनवाइंडिंग को तेज़ी में कन्वर्ट होने में समय लगता है, तो कल वो 2.5% के अनवाइंड हुआ था और 400 पॉइंट टूटा था और 52,000 भी टेस्ट हुआ। कल हमने एक लेवल आपको बताया था 52,000 का, एग्जैक्ट वही लो लगा हुआ है 52,000 का। किसी को अगर चेक करना हो तो जाके चेक कर ले, 51,996 का लो बैंक निफ्टी का कल का लगा हुआ है। तो कहने का मेरे मतलब है दोनों के लिए मैं रुकूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेल्प तो करेंगे, लेकिन ये बाद में छटक सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे मेरा उतना कॉन्फिडेंस हाई नहीं है। हो सकता है मैं HDFC को रखूँ और HDFC को ये कहूँ कि ठीक है आप इसमें बने रहो, लेकिन वो गैप के साथ आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करेगा। अब आ जाते हैं जिनके पास पुरानी बैंक निफ्टी है, वो क्या करें। देखो, एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग हम आपको पहले भी बता रहे थे, करना है कर लो। 2 दिन में 800 पॉइंट बैंक निफ्टी ने दे दिए, तो आप 800 पॉइंट पहले कर देते तो आपको ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज HDFC बैंक की वजह से फिर हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाए, तो मैं फिर से वही रिपीट करूँगा, आपको एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करनी आप कर सकते हो, और उसके बाद किसी डिप की वेट करो नई एंट्री करने के लिए। पुराने वाले लोगों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चल सकता है, वो 52,200 52,300 का चलेगा आज के हिसाब से। ठीक, शॉर्ट करने की जहाँ तक रिकमेंडेशन है बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए बताता हूँ, एक तो पुट को जो है 0.75 पे आ चुकी है, जो कि थोड़ा ओवरसोल्ड होता है। दूसरा, HDFC के वेटेज आएगी, और तीसरा, बैंक निफ्टी अपना काम कर चुका है काफ़ी हद तक। अगर आप देखेंगे तो एक करीब 52,000
और बैंक निफ्टी का नजरिया हो गया है, पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक व्यू उनका कहां पे आ रहा है। और अंशुल, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां पे देख रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर में जोश देखने को मिल सकता है, जी हाँ, एचडीएफसी लीड करेगा, तो क्या बैंकिंग नाम भी शामिल है कोई आपकी लिस्ट में? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। दो अपडेट से स्टार्ट करूंगा। सन टीवी में 785 पे टारगेट डन हुआ है। अपोलो टायर 494 से 535 आ गया है, तो वहां भी टारगेट डन है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। परसों ऑप्शन के चैंपियन में एसीसी कॉल बाय दिया था 115 में, 175 का टारगेट था, 171 का हाई बना है, तो वहां भी ऑलमोस्ट टारगेट डन है। अब दो मिड कैप काउंटर से स्टार्ट करूंगा। पहला है रैमको इंडस्ट्री। यहाँ पे 21 वीक्स का 99 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो स्टॉक को प्रीएम्प्टिव करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। 253 255 की जोन में 232 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 293 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा मिड कैप काउंटर है प्रिसीजन वायर। यहाँ पे 182 दिन का बेस ब्रेकआउट आया और उसके 4 दिन की कंसोलिडेशन है, तो स्टॉक को भी 162 पे बाय करना चाहिए। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 186 का टारगेट रहेगा। ये हो गया मिड कैप से। अब दो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत बेहतरीन काउंटर दिख रहे हैं। पहला है सन टीवी। 109 दिन का बेस बना था, ब्रेकआउट के बाद 15 दिन की वापस से कंसोलिडेशन आई है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न है, इसको बाय करके चलना चाहिए। 784 के अराउंड में स्टॉप लॉस रहेगा 770 का और ऊपर में टारगेट आएगा 810 का। लास्ट काउंटर जो रहेगा वो है एसीसी। अगेन ऑप्शन में जरूर टारगेट हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स पे बड़ा पैटर्न बना है, ऑलमोस्ट 80 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक में भी पोटेंशियल है 3300-3400 रुपए जाने का, बट इमीडिएट ब्रेकआउट बाय करना है तो 2799 तक का टारगेट इमीडिएट 1 से 2 दिन में मिल सकता है। तो ये 4 काउंटर रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो बाजार में कई शेयर आज मतलब अंशुल जी ने झड़े लगा दी स्टॉक्स की आपके लिए, और उसमें कई सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स भी हैं, आप उन पे फोकस करके चलिए। सीमेंट काउंटर्स में भी हम तेजी देख रहे हैं। एसीसी के लिए 2799 रुपये का लक्ष्य है, रामको इंडस्ट्रीज के लिए 293 रुपये का टारगेट है, 232 का स्टॉप लॉस है, और प्रिसीजन वायर के लिए 186 रुपये का टारगेट है और 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के लिए अंशुल जी आपको राय दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे शेयर। राहुल जी, आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी बाजार में, क्या ट्रेड करने की सलाह आप दे रहे हैं सर? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अपसाइड में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है, मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर की साइड में हो सकता है, बट डाउन साइड 700-800 पॉइंट का खुला हुआ है, तो लॉन्ग जाना मुनासिब नहीं है, बारिंग बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स में। तो वही 2-3 स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। एक है एनटीपीसी और दूसरा है ग्रासिम। ग्रासिम मैंने 2 हफ्ते पहले भी रेकमेंड किया था शो पे, और एक शानदार रैली देखने को मिला था, तो करंट मार्केट प्राइस पे फिर से लॉन्ग कर सकते हैं ग्रासिम। स्टॉप लॉस इसका 2690 होगा और टारगेट होगा 2850। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ और एक डिमांड जोन, तीनों कंडीशंस मैच हुए और एक बेहतरीन रैली देखने को मिला है। थोड़ा अपसाइड अभी भी बचा है रैली में। तो एक है ग्रासिम, दूसरा है एनटीपीसी। अराउंड 370 के आसपास चल रहा है, 373 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 365 का और इसका टारगेट होगा 388। तो एनटीपीसी और ग्रासिम। ठीक है, सीमेंट का एक शेयर राहुल जी ने भी सुझा दिया। ग्रासिम में भी हम मोमेंटम देख रहे हैं, और ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम भी चला हुआ शेयर है अल्ट्राटेक के साथ साथ। अगर पिछले महीने भर की बात करें तो 10% के आसपास की तेजी ग्रासिम ने भी दिखाई है। 2850 का टारगेट होगा, 2700 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको ट्रेड करना है। और दूसरा शेयर है एनटीपीसी पावर स्पेस से। ये आपके लिए सारे के सारे शेयर हो गए। एक बार एचडीएफसी बैंक पर फिर से व्यू लेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। चलेगा, इसमें कोई दो राय है, लेकिन उसमें आपको स्ट्रेटजी कैसे बना के चलनी है। गैप अप ओपन होगा, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन पहले काम कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर लेकर। गौरव, बताइए क्या है स्टॉक्स न्यूज आज के? जी हाँ, तो आज के अगर स्टॉक्स इन न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है एचडीएफसी बैंक से ही, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पे एफआईआई का जो होल्डिंग है वो 54.83% पे चला गया है। अब इसका मेन ये है इम्पैक्ट ऐसे होगा कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में कहीं पे रीबैलेंसिंग जो है एचडीएफसी बैंक के ऊपर वो हमें देखने को मिल सकता है। जो करंट वेट से 3.8% के वो बढ़ के 7.2 to 7.5% पे जा सकते हैं, और ब्रोकरेज का मानना है कि उसके वजह से हमें $3 to $4 बिलियन का
एक पैसिव इनफ्लो स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। अभी 2 डेट्स रहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक के लिए। सबसे पहले अगस्त 13 जब एमएससीआई जो है ऑफिशियली रिजिक के बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट करेंगे, और इसके बाद होगा 20 जुलाई जहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है वो Q1 के लेके आएंगे। तो इसके चलते हुए एचडीएफसी बैंक पे आज नज़र काफ़ी बनी रहेगी। अगली बात करते हैं सन फार्मा की, क्योंकि दादरा का वार्निंग लेटर जो है वो भी पब्लिक हो चुका है। लेटर में काफ़ी कुछ चीज़ें हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे एक रिपीटेड वायलेशन जो है वो हाईलाइट किया है, और इसी के साथ साथ इनइफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम पे भी एक काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, और इसके चलते हुए सन फार्मा पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 1017 करोड़ का जो ऑर्डर है, न्यू ऑर्डर केईसी इंटरनेशनल को मिला है, और इसके चलते हुए केईसी इंटरनेशनल पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। पूर्वांकरा की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छा अपडेट हमारे पास आया है। कंपनी ने 7 एकर्स का लैंड पार्सल जो है वो खरीदा है बेंगलुरु में, जिसका GDV जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होता है वो 900 करोड़ तक हो सकता है, और इसी के चलते हुए पूर्वांकरा पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली बात करते हैं जीपीटी इंफ्रा की, क्योंकि कंपनी जो है वो बोर्ड मीटिंग होल्ड करने वाला है 5 जुलाई को, जहां पे फंड रेजिंग के बारे में कहीं पे डिस्कशन होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड की भी अगर बात करें तो वहां पे भी एक अच्छा ऑर्डर इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। टारगेट जो है वो नया ऑर्डर इनफ्लो का वो 132 करोड़ का एक नया ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है, और इसके चलते हुए ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में आईपीओ के बेसिस पे भी कुछ स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो जैसे विराज आयरन और स्टील आईपीओ विराज आयरन एंड स्टील जो है, इस आईपीओ का लिस्टिंग आज होने वाला है, और इसके चलते हुए ये स्टॉक पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ एमक्योर फार्मा और बंसल वायर का आईपीओ जो है वो आज ओपन होने वाला है, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी कि सब्सक्रिप्शन डेटा कैसे आने वाला है। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो हमारी नज़र में बने रहेंगे, और आगे जाके भी देखते हैं कैसे आज के दिन में इन सब स्टॉक्स में हमें ट्रैक्शन देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अच्छे से हमको नोटिस करवा दी सारे के सारे खबर वाले शेयर्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक दो शेयर ज़रा और भी चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। KEI इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी होगी, जरा लेके आना। उसको एक ऑर्डर मिला था कल करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का। अंशुल जी एक बार ज़रा चेक करना। KEC, माफ़ कीजिए, KEC है अंशुल जी, KEC है। तो केईसी इंटरनेशनल में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था वीकली चार्ट पे 813 रुपए में, और वीकली ब्रेकआउट के बाद 2 हफ्ते कंसोलिडेट किया, और कल ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। 910 रुपए निकलते से स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। 876 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में जो टारगेट बन रहा है पूरे बेस ब्रेकआउट का वो 1200 है, बट इमीडिएट में 975 के अराउंड एक बार अटकेगा, तो 975 का टारगेट लेके इमीडिएटली बाई कर सकते हैं, या 910 के ऊपर अगर ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो फटाफट मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, ये KEC इंटरनेशनल पे रहा है। देखो आपको ये बात तो सबको पता है कि ऑर्डर मिलेगा तो शेयर गैप के साथ खुलेगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये कम लोगों को पता है। इसको पता करने के लिए आपको जाना पड़ता है एक्सपर्ट्स के पास कि क्या करें उसमें। तो एक्सपर्ट्स आपको यही बात बता रहे हैं, यही हम HDFC की भी पता करेंगे, यही हम और सब चीज़ों का पता करें। ये बात तो पता ही है ना गैप के साथ खुले, एक बार गैप आ तो जाए, पहले देखे तो सही कितना गैप आता है, फिर उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। ध्वनि पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश सर भी मेरे को स्क्रीन पे दिखे हैं। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि आपसे शुरू करते हैं, आपके ट्रेड आज के। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से 2 ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहला ट्रेड जो है वो टाटा कम्युनिकेशंस में बनता है। टाटा कम्युनिकेशंस में अगर आप चार्टिकल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने वापस से अपना जो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है उसको रिज्यूम करा है। कल की सत्र में हमें देखने को मिला स्टॉक ने यहाँ पे अपना जो सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ बनाया था 1830 के पास, उस लेवल को रिस्पेक्ट करा है, और वहां पर ही दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। तो करंट लेवल से आप टाटा कम्युनिकेशन को बाय कर सकते हैं। पहले 1940 का टारगेट बनेगा, जैसे ही 1940 क्रॉस करता है फर्दर मोमेंटम जो है वो इसके अंदर बिल्ट होता हुआ दिखेगा आपको 1970 के लेवल्स तक। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है तो 1845 का आप स्टॉप लॉस लगा के चले। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो सुमी केम का है। यहाँ पे सुमी केम का भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है अगर आप वीकलीज पे देखें तो ऑलरेडी इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल ही रहा है। डेलीज पे भी कल के सेशन में हमने करीब इसके अंदर 7% के गेन्स देखे हैं, और वॉल्यूम इंक्रीमेंट जो है वो काफी नोटवर्दी है। यहाँ पे स्टॉक ने जब यहाँ पे अपना 430 का लेवल ब्रेक करा उसके बाद वॉल्यूम्स जो है वो काफी हमें एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल से आप इसको लीजिए, 540 तक का टारगेट रहेगा, 490 का स्टॉप लॉस लगाना है।
ठीक है, केमिकल स्पेस से सुमितोमो केमिकल हो गया और टाटा कम्युनिकेशन, ये शेयर आपके लिए 1845 का टारगेट, 1970 का 1845 का स्टॉप लॉस, 1970 का टारगेट इसमें आपके लिए बनेगा। ये ध्वनि की तरफ से राय। और सुमितोमो केमिकल 540 का टारगेट, 480 का स्टॉप लॉस, आप इसमें आके चलिए। एक काम करते हैं, आशीषा हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि कंपनियों के बिजनेस अपडेट भी आने शुरू हो गए हैं और अब कई हम ये कह भी सकते हैं कि रिजल्ट से पहले ही आपको पूरी की पूरी पिक्चर मिल जाती है बिजनेस अपडेट में कि नतीजे आएंगे किस तरह के, और बाजार उस पर रिएक्ट भी करता है। तो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि अपडेट्स क्या आ रहे हैं। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए किन कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आए हैं और किस तरह के रहे हैं? बिल्कुल, कई सारे कंपनीज ने अपने ऑपरेशनल अपडेट्स रिपोर्ट किए हैं फर्स्ट क्वार्टर FY25 के लिए। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करते हैं। 13,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखें तो 18% का ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर दिखा है। याद रखें 5 साल का CAGR देखें तो 19% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो कंसिस्टेंटली कंपनी 18 से 19% का ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। 6 नए स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए, तो कोई मेजर नेगेटिव नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स इस दम पर फोकस में रहेगा। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात करते हैं। जून महीने के डिसबर्समेंट्स की बात करें तो करीब 4,370 करोड़ पे आए हैं। 3% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और पूरी क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर FY25 के लिए 12,730 करोड़, जो 5% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो डिसबर्समेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है जून महीने के लिए भी और पूरे क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर FY25 के लिए भी। कुछ और रिटेल कंपनियों की बात करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट की तो बात की, V2 रिटेल की बात करते हैं जहां पर रेवेन्यूज 414 करोड़ पे आए हैं। 57% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। SSSG ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है 37% पर। तो काफ़ी अच्छे रिटेलर्स ने रिपोर्ट किए हैं अपने नतीजे। वी मार्ट के रिटेलर्स की भी बात कर लेते हैं जहां रेवेन्यू 790 करोड़ पे आए हैं, तो करीब 16% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 18% का ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब 11% का SSSG ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिसिटी और कोल प्रोडक्शन कंपनीज पर फोकस करते हैं। NLC इंडिया, जहां कोल प्रोडक्शन करीब 5% से बढ़ा और लिग्नाइट प्रोडक्शन की बात करें तो करीब 22% का ग्रोथ लिग्नाइट प्रोडक्शन में भी कंपनी ने रिपोर्ट किया। इसके अलावा IEX, जो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स की बात करें तो जून के महीने के लिए 25% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और फुल क्वार्टर के लिए टोटल वॉल्यूम्स में करीब 21% का ग्रोथ दिखा। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में। सेलेबल मेटल की बात करें तो 1% का ग्रोथ दिखा और रिटेल माइंड प्रोडक्शन में भी करीब 2% का ग्रोथ दिखा। तो काफ़ी अच्छा फर्स्ट क्वार्टर हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया। दो और कंपनियों की बात करते हैं। एक है बैंकिंग सेक्टर से येस बैंक, जहां पर लोन्स एंड एडवांसेस का 14% पे आया है और डिपॉजिट्स का ग्रोथ करीब 21% पे आया है। और लास्ट में फोर्स मोटर्स ऑटो सेक्टर की एक कंपनी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में बड़ा डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ऑपरेशनल अपडेट्स थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। करीब 80% का डिक्लाइन कंपनी ने एक्सपोर्ट्स में रिपोर्ट किया है, जिसके चलते टोटल यूनिट्स भी करीब 3% से घटे, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। 13% का ग्रोथ डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम्स पर रिपोर्ट किया, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर कमजोरी के चलते स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो तमाम कंपनीज के बिजनेस अपडेट आए हैं। आशीषा, बहुत शुक्रिया सारे के सारे एक जगह इकट्ठा करके हमें बताने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर 2-3 कंपनीज जिनको लेकर काफ़ी उत्साह रहेगा। एक तो है उसमें IEX का और दूसरा है D-Mart का, इस पर फोकस करते हैं। अच्छा, हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत D-Mart से कर लेते हैं सर। ग्रोथ की बात करें, अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर है, हालांकि आय 18% बढ़ी है। 13,711 करोड़ रुपए की आय आई है। 6 नए स्टोर खोले हैं। स्टॉक की बात करिए तो स्टेबल सेट ऑफ काउंटर रहा है। 2 साल के हाइस के आसपास जाकर शेयर कारोबार कर रहा है। महीने भर में 10% चला है ये शेयर। D-Mart को आप यहां से कैसे देख रहे हैं शेयर, और करना क्या है इसमें, और जिसके पास है वो क्या करें?
गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो ये ऐसा शेयर है जो वैल्यूएशंस के हिसाब से पहले भी महंगा था, अभी भी महंगा है और आगे भी महंगा रहेगा। मार्केट इसको रिटेल जायंट समझती है और नंबर्स भी काफी तगड़े आ गए हैं। 18% रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी बैठ नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास पहले का खरीदा है तो अगले 1.5-2 साल में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट करंट पे मुझे लगता है कि कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को देखती है और जिस प्रकार का नंबर एक्सपेक्टेशन है कि Q1 में आएगा। मेरे ख्याल से देखिए मार्जिन में पहले भी थोड़ा दबाव था। मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि टॉप लाइन ग्रोथ हासिल करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का ग्रोथ स्टोरी तो बरकरार है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है। तो फ्रेश बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ, जिनके पास है वो 1.5-2 साल का नजरिया लेके यहाँ पे जरूर होल्ड करे। रिटेल सेक्टर की ग्रोथ जिस प्रकार से आ रही है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बढ़ेगी, उसका फायदा जरूर डीमार्ट जैसे स्टोर्स को मिलेगा जो ग्रोसरी और लो कॉस्ट आइटम्स में काम करते हैं और जहाँ पे इनका एक ब्रांड पुल बहुत ज्यादा है। नज़रिया है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे ऑपरेशनल बिक्री या फिर ऑपरेशनल अपडेट्स के बाद आज इस पे नज़र रहेगी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक कहाँ पे आए हैं आज रिपोर्ट्स, ये जानने का वक्त हो चला है और इसके लिए चलेंगे पूजा के पास। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहाँ पे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? जी, शुरुआत सबसे पहले HDFC बैंक से करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें UBS ने खरीदारी की राय के साथ 1900 का लक्ष्य दिया है और जेफरीज ने खरीदारी के साथ 1880 का लक्ष्य दिया है। यहाँ पर इनका मानना है कि FII होल्डिंग घटने के बाद अब जो बड़ा ट्रिगर होगा छोटी अवधि में वो MSCI इंडेक्स रिव्यू होगा। मध्यम अवधि में डिपॉजिट ग्रोथ और मार्जिन्स पर नज़र रखें HDFC बैंक के। पावर फाइनेंस कंपनियों पर बजटिंग की रिपोर्ट आई है जिसमें कि REC और PFC उन्हें बेहतर नजर आ रहे हैं। पावर सेक्टर में REC पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग के साथ 653 का लक्ष्य दिया है और PFC पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग के साथ 620 का लक्ष्य दिया है और इनका कहना है कि आगे दोनों ही कंपनियों के लिए NPA रिस्क भी कम नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं डीमार्ट और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय के साथ 5123 का लक्ष्य दिया है। वहीं सिटी ने बिकवाली की राय दी और 3400 का लक्ष्य देख रहे हैं। दोनों ही रिपोर्ट का कहना है कि Q1 जो अपडेट आए हैं वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर हैं। आने वाले समय में मार्जिन ग्रोथ कैसी होती है कंपनी की, इस पर नज़र बनी रहेगी। और आखिर में बात करते हैं M&M फाइनेंस की। यहाँ पर भी Q1 अपडेट पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 310 का लक्ष्य दिया है। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है 294 के लक्ष्य के साथ। सिटी का कहना है कि नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही थे, लेकिन ऊंचे बेस से मार्जिन्स पर थोड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वहीं जेफरीज का कहना है कि री रेटिंग के लिए ROA विस्तार अहम होगा। Q1 अपडेट में लोन ग्रोथ मध्यम रहा है, लेकिन नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही रहे। शुक्रिया पूजा, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, साथ ही ऑपरेशनल अपडेट के बाद भी ब्रोकरेजेस ने अपना जो नज़रिया है वो शेयर किया है। इन सभी पे चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कुछ काउंटर्स जो कि आज आपको फोकस में रखने चाहिए। हालांकि HDFC बैंक पे चर्चा हो गई है, बट इसके अलावा आज पावर फाइनेंसर्स पे यानी PFC और REC पे भी नज़र ज़रूर रहेगी। हालांकि ये काउंटर्स हाल फिलहाल थोड़े वॉलेटाइल जरूर हुए हैं, पर कहीं ना कहीं PFC की अगर बात करें तो 500 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने में फिलहाल कायम है। वहीं PFC REC आप देखेंगे कल के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। पर अंशुल, आज एक काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है बर्नस्टीन की तरफ से। दोनों पे जो है उन्होंने 600 रुपए से ज्यादा के टारगेट्स दिए हैं। काफी पॉजिटिव रिपोर्ट भी है कमेंट्री वाइज, पर टेक्निकली कैसे प्लेस्ड हैं दोनों ही काउंटर्स और क्या सेटअप के लिहाज से यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस लेनी चाहिए? देखिए, REC से शुरुआत करूंगा। REC में दोनों में लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है। REC में 3 हफ्ते का एक टाइट बॉक्स बना था 533 ऊपर में और नीचे में 489, और कल परसों इसमें ब्रेकआउट आया था। कल हल्का सा पुल बैक है, तो ये स्टॉक बाई कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 516 रुपए का, और जो टारगेट बनेगा वो एग्जिट पोल का हाई 602 रुपए का बनेगा। PFC में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, 3 हफ्ते का बॉक्स है, लेकिन अभी बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं आया है। 511 रुपए के ऊपर बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा तब PFC को बाई करना चाहिए। टारगेट अगेन एग्जिट पोल का हाई 559 रहेगा, और ब्रेकआउट आने के बाद बाई करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस इसमें
495 के आसपास का बनेगा। तो दोनों स्टॉक बाई है, REC ये कर सकते हैं, PFC कंडीशनल बाई है ऑन ब्रेकआउट। ठीक है, REC यहीं पे बाय कर सकते हैं, PFC एक कंडीशनल बाय है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। पर एक काउंटर जो कि ब्रेकआउट के कुछ संकेत तो दे रहा है, फिलहाल उसमें कायम नहीं हुआ है ध्वनि, वो है M&M फाइनेंस। यहाँ पे देखिए अपडेट्स भी आए हैं कंपनी के Q1 के, पर एनालिस्ट के मुताबिक जो अपडेट्स रहे हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे हैं। बट टेक्निकली मैं देखूं ध्वनि, हमेशा 310 से जाके ये स्टॉक जो है पलट जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस सेटअप को, और क्या यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करना चाहिए या फिलहाल इससे दूर रहें? देखिए, प्रीएम्प्ट तो मार्केट में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमें स्ट्रक्चरल कंफर्मेशंस मिलती है उसी के बाद कोई भी एक पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह रहती है। M&M फाइनेंस में भी अगर हम देख रहे हैं तो 310 315 को यहाँ पे प्राइस काफी टाइम से रिजेक्ट कर रहा है। हम देख रहे हैं सितंबर 23 के बाद अगर हम यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो उससे ऊपर के हमें कभी रेट्स देखने को नहीं मिले हैं। तो 315 का जो यहाँ पे हर्डल है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन रहा है। वीकली चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि वहीं पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है। 315 के लेवल क्रॉस करने के बाद जो यहाँ पर है वो बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली यहाँ पे 340 345 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि एक बार 310 315 के लेवल को इसको क्रॉस करने दीजिए डिसाइसिवली। वहां पे अगर क्लोज कर रहा है तो उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। हालांकि स्टॉक का अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर डेफिनेटली यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन जोन में ही देखने को मिल रहे हैं। तो सपोर्ट लेवल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे नीचे 295 का एक सपोर्ट लेवल बनता है। तो डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, बट एंट्री यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद लेनी है। एंट्री यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ही लेनी है, पर बाइंग इंटरेस्ट जरूर फिलहाल M&M फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। पर अविनाश जी, एक बार IT काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कई दिनों से मार्केट का पूरा फ्लेवर जो है वो IT ही रहा है। कुछ समय में अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगे और कल के सत्र में भी विप्रो और इन्फोसिस के जो ADRs हैं उनमें 2.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिली। अविनाश जी, क्या अब जो IT का पेन था वो लग रहा है कि फाइनली ओवर हो जाएगा, और क्या लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप में से अगर चुनाव करना है कि कहाँ पे IT स्पेस में पॉजिटिव नजरिया बनाएं, तो आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, और कोई टॉप पिक्स हैं तो वो भी बताइए। मेरे ख्याल से एक हिस्ट्री देखिए, IT सेक्टर में वापस थोड़ा सा अपटिक तो जरूर प्राइसेस में देखने को मिला है, लेकिन इस संकेत ओवरऑल मुझे लग रहा है कि TCS की बात करें, HCL जो कंपनीज है लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल पोजिशनड है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बाइंग कर तो मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट फॉर Q1 नंबर्स। कमेंट्री के लिए वेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर तो कोई ज्यादा इनकरेजिंग ना होगा, बट सेकंड हाफ FY25 का जरूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि US मार्केट्स वापस रिवाइवल साइंस दिखा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो TCS और HCL टेक और इन्फोसिस, ये 2-3 जो लार्ज कैप कंपनीज है करंट लेवल्स पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का पोटेंशियल देते हैं, बट समय आपको थोड़ा सा लंबा देना है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रेंज बाउंड मूवमेंट ही आपको देखने को मिले। ओके, ठीक है, ये बात सही है कि थोड़ा IT स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम है, चला हुआ मार्केट है, तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप, लेकिन देख के ट्रेड कीजिएगा। मैंने ना आपके लिए 2 शेयर निकाले हैं एक्चुअली में 2 क्या, एक शेयर ज़्यादा अच्छा है, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, उसके लिए अंशुन जैल की मेरे को हेल्प लगेगी।